नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगे स्पेसिस अकेडमी में। और जीएस के एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त काल के भी क्वेश्चन आज हम देखेंगे और उसके बाद में गुप्तोत्तर काल के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गुप्तों के बाद में जो वाकाटक, होड़, मौखरी और वर्धन वंश आया, इसके भी क्वेश्चन जो भी बने हैं वो भी हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने जो है किस अवधि में शासन किया। तो गुप्तों का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो गुप्तों ने 319 से लेकर 500 ईस्वी के बीच मध्य में जो है इन्होंने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। सेकंड है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग की अगर बात करें तो गुप्तों का जो है शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो यहाँ पे किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम जो शासक था इसने सर्वप्रथम जो है सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त संवत की स्थापना भी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। तो सम्राट यानी कि जो शासक थे और उनकी उपाधियाँ, विरुद्ध का मतलब होता है कि उनकी उपाधि, उन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी। तो अशोक की अगर बात करें तो इसने धारण की थी प्रियदर्शन या फिर प्रियदर्शी इसको भी बोला जाता है। समुद्रगुप्त ने जो है पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो है शासक कौन सा था, तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने देखिए विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की और परम भागवत में दोनों ही उपाधियां इसने धारण की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। तो देवगुप्त जो है नाम किसका था, तो ये नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन जो है फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिनको नवरत्न बोला जाता था। तो उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ज्योतिष विद्या से संबंधित था। तो छपणक यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है, तो ये छपणक जो थे ये ज्योतिष विद्या से संबंधित थे। शक विजेता की अगर बात करें तो शक विजेता के नाम से किसको जाना जाता था, यानी कि शकों को किसने पराजित किया था, तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कालिदास किसके शासन काल में थे। तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहते थे और नवरत्नों में से एक थे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो अगर बात की जाए कि जो विक्रम संवत है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही है, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से ही हुई थी। शक संवत की अगर शुरुआत देखें तो ये 78 ईस्वी से हुई थी। बिल्कुल सही है। ये जो है कनिष्क के द्वारा स्टार्ट हुआ था। गुप्त काल जो है वो सन 319 से आरंभ हुआ था। बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड भी देखा था, 319 से लेकर 500 ईस्वी के बीच में गुप्तों ने जो है शासन किया था। नेक्स्ट है कि भारत में मुसलमान शासन का जो युग है वो सन 1192 से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध जो है 1192 में जो है जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद में ही मुस्लिम शासन का जो है युग स्टार्ट हुआ था हिंदुस्तान में। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ करेक्ट दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 जो है सभी करेक्ट दिए हुए हैं। अगला है कि प्राचीन भारत का जो नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से जो है किस एक से संबंध है। तो इलाहाबाद का अभिलेख जो है वो अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा राजवंश जो है हूणों के आक्रमण से जो है अत्यंत विचलित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो अगर यहाँ पे हूणों की बात करें तो जो आप लेटर गुप्ता हैं तो इनको जो है काफ़ी दिक्कत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? देखिए अभी हम लोगों ने जो देखा था गुप्तों को जो है हूणों से काफ़ी दिक्कत हुई थी कि स्टार्टिंग में तो जो है गुप्त के जो शासक थे, जो शक्तिशाली शासक थे, वो तो हरा देते थे, लेकिन जब लेटर गुप्तास में जाओगे तो वहाँ पे उतने जो है महत्वाकांक्षी शासक नहीं थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गुप्तों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तोरमान जो था वो किस जातीय दल का था? तो ये हूण जातीय दल का था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। तो जब रोमन साम्राज्य जब समाप्त हो गया था तो पश्चिम में तो जो ट्रेड था उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई थी। तो उसके बाद में जो हिंदुस्तान के जो व्यापारी थे वो उनका फोकस कहाँ पे हो गया था? उनका हो गया था दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर हो गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो किसको प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि द्वारा जो है मान्य कर कितना था? तो प्राचीन काल में जो टैक्स लिया जाता था तो वो लिया जाता था उपज का 6वां भाग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गुप्त युग में भूमि की राजस्व की दर क्या थी? तो यही थी उपज का 6वां भाग। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन काल में या फिर प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते थे या फिर क्या कहा जाता था? तो सिंचाई के लिए जो वर्ड यूज होता था उसको कहते थे विदक भागम। विदक भागम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी उपज का 1/6वां भाग। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में जो है उत्तर भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? गुप्त काल में अगर उत्तर भारत के व्यापार की बात करें तो अब अभी हम लोग देख चुके हैं कि हूणों के आक्रमण की वजह से पश्चिम का जो है व्यापार अवरुद्ध हो गया था। उसके बाद में कहाँ पर? दक्षिण पूर्व एशियाई अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था, और इसके लिए जो बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति, और ये कहाँ पड़ता था? बंगाल में पड़ता था। बंगाल की खाड़ी का जो है बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। इसके द्वारा जो है दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश थे उनके साथ में व्यापार होता था। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र जो है किससे संबंधित थे? तो ये जो गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल जो राष्ट्र थे वो किस चीज़ के लिए जो है ट्रेड के लिए जाने जाते थे? तो ये वस्त्र के उत्पादन के लिए संबंधित है। यहाँ पे वस्त्रों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता था। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी? तो जो स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल में प्रचलित थी तो उसको क्या बोला जाता था? उसको दीनार नाम से जो है वो मतलब कि जाना जाता था। उस मुद्रा को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो स्वर्ण वाली तो दीनार के नाम से जानी जाती थी, और अगर रजत की बात करें तो रजत वाली जो थी वो आपकी रूपक नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो जो रजत के सिक्के किसने सर्वप्रथम जारी किए थे? तो ये जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये दिए थे गुप्त वंश ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत में जो दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित, तो यहाँ पे देखिए सांख्य संप्रदाय से संबंधित जो स्टेटमेंट है इनमें से हम लोगों को देखना है कि क्या जो है सही है। तो पहला है कि सांख्य जो है पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो ये गलत है क्योंकि वो आवागमन को स्वीकार करता है।
सेकंड है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये बिल्कुल सही है, ये सांख्य दर्शन के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है केवल और केवल 2, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह जो स्तंभ है वो किसकी स्मृति में बना है? तो ये बना है चंद्र की स्मृति में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो कह रहा है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। तो वो ये बिल्कुल सही है, उनकी उपाधियों से लगता है कि वो जो है दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। सेकंड जो है कि उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि वो विकेंद्रीकृत था। केंद्रीकृत तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मौर्यों का शासन केंद्रीकृत था, गुप्तों का तो जो है विकेंद्रीकृत था। थर्ड स्टेटमेंट है कि उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो बिल्कुल सही है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को उन्होंने भूमि दान में दी थी। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आता है सी हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट है कि महाभाष्य के जो लेखक हैं पतंजलि। तो यहाँ पे आपके देखिए 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो महाभाष्य जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? वो लिखा है पतंजलि ने। और ये किसके टाइम पीरियड यानी कि समसामयिक थे? तो ये जो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। तो जो अद्वैत दर्शन है इसके संस्थापक कौन है? तो ये है शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध जो है वेदांत दर्शन से नहीं है? पूछ रहा है कि वेदांत दर्शन से किसका जो है संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं, रामानुज माधव योग जुड़े हुए हैं, अभिनव गुप्त जो है वेदांत दर्शन से नहीं जुड़े हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? तो ये किसने माना है कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य जो है। तो यहाँ पे मीमांसा जो है इस बारे में चर्चा करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो है संबंधित मीमांसा से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के जो है भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली जो है यह उक्ति किससे संबंधित है? तो ये चारवाकों का दर्शन है, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय क्षण दर्शन का भाग नहीं है? पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीमांसा और वेदांत दर्शन के भाग हैं। षड दर्शन में कौन कौन से आते हैं? मीमांसा और वेदांत आता है, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग आते हैं। तो ये आपके षड दर्शन के भाग हैं। लोकायत और कापालिक जो है ये उसमें नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का मैचिंग का क्वेश्चन है। एक तरफ दर्शन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। तो सांख्य जो दर्शन है इसका जो है प्रवर्तन किसने किया था या फिर इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य के थे कपिल। योग की बात करें तो ये इसके थे पतंजलि। न्याय की बात करें तो न्याय के थे गौतम। और नव्य न्याय के जो थे वो थे गंगेश उपाध्याय। वैशेषिक के थे कणाद और मीमांसा के थे जैमिनी प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ पे दे रखा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, जो हैन सांग था उसका जो है नाम क्या था? युआन च्वांग ने जो है तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं एवं संस्कृति का वर्णन जो है अपने ग्रंथ में किया है। तो जो यहाँ पे उसने लिखा है तो उसको देखते हैं कि उसने क्या क्या भारत के बारे में लिखा है। तो उसने लिखा है कि सड़क और नदी मार्ग जो है पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो जो उसका वक्तव्य है उसने लिखा है अपनी बुक में, तो वही स्टेटमेंट बना के यहाँ पे पूछा गया। तो उसने यहाँ पे जो है ये नहीं लिखा है क्योंकि वो एक बार खुद ही इसका शिकार हुआ था कि उसको जो है डाकुओं ने उसको ही लूट लिया था जब वो आया था जो है हिंदुस्तान में। तो
तो उसको ही लूट लिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उसने अपने वर्णन में कहा है कि वहाँ पर जो है डाकू को मतलब कि जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लूटपाट होती है। तो यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड है कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है तो अग्नि, जल व विष के द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो ये स्टेटमेंट उसका सही है। उसने अपनी बुक में इसका जो है विवरण दिया है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर जो है शुल्क देना पड़ता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो वो कौन था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? तो भीनमाल की यात्रा की थी हेनसांग ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेनसांग ने जो है किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसने जो है नालंदा में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, जब हम प्राचीन भारत के इतिहास को लिखते हैं तो हेनसांग का विवरण भी जो है काफ़ी यूज़फुल होता है। आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की जो है जानकारी हमको हेनसांग के द्वारा जो विवरण दिया गया है उसकी रचना है सी यू की नाम से जो उसकी रचना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी की वजह से हेनसांग को आज भी याद किया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हेनसांग की जो है भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वो अपने विवरण में लिखता है कि मथुरा जो था वो सूती कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कौशेय जो वर्ड है कौशेय, ये प्राचीन भारत में यूज़ होता था, तो ये किस लिए यूज़ होता था? तो ये होता था रेशम के लिए। तो प्राचीन भारत में रेशम को बोला जाता था कौशेय। अगला है चीनी लेखक भारत का उल्लेख जो है किस नाम से करते हैं? तो जो चीनी लेखक हैं वो भारत को किस नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं? तो वो येन तू नाम से जो है उल्लेख करते हैं भारत का। अगला है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, रवि कीर्ति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पीरियड में थे। भवभूति कन्नौज के यशो बर्मन के शासक से संबंधित थे। दंडी जो है नरसिंह बर्मन से संबंधित है। हरिसेन जो है वो हर्ष से संबंधित नहीं थे। हरिसेन किसके टाइम पीरियड में थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कूट जो है मैचिंग का क्वेश्चन है कि एक तरफ दरबारी कवि और दूसरी तरफ राजा दिए हुए हैं। तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास की बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन मतलब कि दरबार में रहते थे। हरिसेन रहते थे समुद्रगुप्त के दरबार में, और बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने जो है कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उसने इसमें भाग नहीं लिया था। वो तो जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, यानी कि गुप्तों के टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था। तो कनिष्क के यहाँ तो वो जा ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग जो है ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर्ष जो था वो बौद्ध धर्म को ही मानता था, ना कि उसका प्रतिरोधी था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही एक और ना ही दो, कोई भी यहाँ पे सही दिया हुआ नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि आप देखेंगे कि धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये जुड़े हुए थे, भास्कराचार्य नहीं जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में जो है अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाना जाता था? तो ये धन्वंतरी जो है आयुर्विज्ञान जो है रचना के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि विशाखा दत्त के जो है प्राचीन भारतीय नाटक जो है मुद्रा राक्षस,
मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने। तो उसकी विषय वस्तु क्या है या फिर उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो राज दरबार की जो दुरभि संधियाँ थी उनके बारे में इसका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शूद्रक द्वारा जो है लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का जो है विषय क्या है? तो इसमें मृच्छकटिकम में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे एक धनी व्यापारी और एक गणिका की जो पुत्री है उसकी प्रेम गाथा जो है इसमें लिखी हुई है मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में जो है लिखित संस्कृत नाटकों में जो है स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो स्त्री और शूद्र क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो वो बोलते थे प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर भी रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया था, लेकिन उन्होंने प्रयाग को जो है तीर्थराज का नाम नहीं दिया था। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये गलत है। सी नंबर जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि इनमें से जो सी है वो सही नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं? तो शंकराचार्य जी के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं उनके प्लेस पूछा गया है। तो वो स्थापित है जोशी मठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 4 धाम में जो है सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मानसरोवर जो है वो सम्मिलित नहीं है। बाकी आपके पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम जो है सम्मिलित हैं इसमें। नेक्स्ट दे रखा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो विहार कौन सा है सबसे प्राचीन की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन विहार था नालंदा विहार। ऑप्शन नंबर ए। नालंदा स्थित कहाँ पर है? तो क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो है कारण क्या था? तो इसको किसने नष्ट किया था? तो इसको जो है मुसलमानों ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसका जो है विनाश किया गया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है साक्ष्य प्राप्त होता है या फिर हुआ है? तो सबसे पहले इसका अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये एरन के अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए, एरन अभिलेख से जो है इसका साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। नेक्स्ट है कि हर्ष के दरबार में जो है ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसी ने नहीं भेजा था, वो तो स्वयं ही आया था। बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथों के संकलन को संग्रहित करने के लिए आया था भारत में, ना कि उसको किसी शासक ने भेजा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर के बाद में वो अपनी राजधानी ले गया था कन्नौज में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पर जो है सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। तो नर्मदा नदी पर किसने उसके अग्रगमन को रोका था? तो उसने पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वहाँ पर सम्राट जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इसने जो है कहाँ पर आयोजित किया था? तो वो किया था प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन ने जो है 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो है आयोजन करवाया था या फिर आयोजन किया था। तो वो प्लेस पूछे गए तो कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो वो कन्नौज और प्रयाग में इसने करवाया था धार्मिक सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि हर्ष के समय की सूचनाएं जो है किस पुस्तक में निहित हैं? तो हर्ष के समय की अगर
जो है इतिहास देखने के लिए क्या चीज़ हम लोगों को यूज़फुल होती है, तो वो होती है कल्हड़ की राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किसने की थी? ये की थी ह्वेनसांग ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि कवि जो बाण थे वो कहाँ के निवासी थे? कवि बाणभट्ट या फिर बाण जो है निवासी था, तो ये कहाँ के थे निवासी? तो यहाँ पे किस ये जो है इनमें से किसी में के भी वो निवासी नहीं थे। जो आपके ऑप्शन दिए हैं पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोज, यहाँ में से किसी के भी निवासी नहीं थे। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हर्षचरित जो पुस्तक थी ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के जो है वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।